नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। जो कांग्रेस नेत्री कल तक ये कह रही थी कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई फ्यूचर नहीं है, वो खुद अपना फ्यूचर तलाशने भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं धर्मेंद्र कवारी जी। नमस्कार कवारी साहब, आपका मैंने गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स में त्यागी साहब के साथ एक अभी वीडियो भी देखा था इसी मुद्दे के ऊपर, और किरण जी का जो रेजिग्नेशन है वो भी फ्लोट कर रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। तो किरण तो शायद मतलब ये मानिए कि टेक्निकली अब बीजेपी में आ रही है, लेकिन मदद तो काफी समय से मैडम जो है वो कर रही थी बीजेपी की। आप इसको कैसे देखते हैं? राजनीति में उसकी पिच पे खेल रही थी। तो अगर आपको याद हो तो महेंद्रगढ़ में जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने वहाँ पे कहा था कि वो चौधरी बंसीलाल जी के साथ घंटों बैठा करते थे और चौधरी बंसीलाल उनके बहुत बड़े, वो चौधरी बंसीलाल जी के प्रशंसक हैं। ये जो स्पीच का जो उनका हिस्सा था, ये उसी दिन तय हो चुका था कि किरण चौधरी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगी। मोदी जी के उस बयान के दिन से लेके चुनाव आज के दिन तक जब किरण चौधरी जी शामिल हो रही हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो हरियाणा की कांग्रेस का कैंडिडेट था राव उदय सिंह, उसको हराने के लिए दिन रात एक कर दिया। इस गर्मी में तोसाम से मेरा गांव है 20 किलोमीटर दूर। मैं रोहतक से अपने गांव में भी नहीं जाता इस गर्मी में, क्योंकि हमारे वहाँ एक्सट्रीमली गर्मी पड़ती है। मैडम इस गर्मी में 5 दिन तक 6 दिन तक तोसाम में बैठी रही। आमतौर पे वो जब विधायक होती हैं, मंत्री होती हैं, तब भी वो तोसाम में कभी 5 दिन नहीं रही। आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लो। उन्होंने राव दान सिंह की हार सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश की और इसमें वो सफल भी हुई, क्योंकि तोसाम हल्के में कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो 6000 के करीब वोटों से हारे। धर्मवीर सिंह वहां से चुनाव जीते हैं। धर्मवीर सिंह और मैडम किरण चौधरी का पॉलिटिकल राइवल दिखता है लोगों को, लेकिन है नहीं। वो काफी समय से ज्वाइंटली काम करते हैं। उन दोनों की ये पूरी कोशिश है कि भिवानी क्षेत्र में कोई तीसरा गुट ना बन पाए हमेशा ही राजनीति में, इसलिए वो एक दूसरे की मदद करते हैं चुनाव में। तो मैडम ने जो मदद की भारतीय जनता पार्टी की, उसका इनाम अब उनको मिलने जा रहा है। लेकिन मैं हैरान होऊंगा कि वो किस तरह की बीजेपी होगी, जहां धर्मवीर सिंह भी होंगे, जहां जेपी दलाल भी होंगे और जहां मनोहर लाल जी भी होंगे, जो जिन लोगों को किरण चौधरी जी ने हमेशा हाशिए पे रखा है, या जिन लोगों को वो पॉलिटिकली हमेशा उनके ऊपर तंज कसती आई हैं, अब उनके साथ मिलके उनको लेकिन काम कांग्रेस में तो वो बड़ी नेता थी, अब बीजेपी में वो गई हैं तो वो नई मेंबर होंगे। जेपी दलाल, धर्मवीर सिंह बीजेपी में पुराने खिलाड़ी कहलाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है जी, वो जब आपको अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं तो आपको बहुत सम्मान देते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या बना देंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी भी गए थे भारतीय जनता पार्टी में, वापस कांग्रेस में लौट आए। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कुछ दिया नहीं, बहुत कुछ दिया, 2 बार केंद्रीय लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस में ऐसी कुछ खास बातें हैं जहां जो प्योर कांग्रेसी हैं उनका मन भारतीय जनता पार्टी में लगता नहीं। मैडम किरण चौधरी भी उसी शख्सियत की हैं। तो अब देखना यह है कि वो कितने समय तक बीजेपी में रहती हैं। और ये जो दौर है हरियाणा में, ये बीजेपी के डिक्लाइन का दौर है। 10 साल राज कर चुके हैं, अब इनके जाने का समय है, यानी कि शिंकिंग शिप है। अभी तो ऐसे हालात मुझे हरियाणा में लगते हैं कि अगर भूपेंद्र हुड्डा भी पार्टी छोड़ जाए तब भी लोग कांग्रेस के कैंडिडेट को ढूंढ के लाएंगे, उनको जिता देंगे। इस तरह का माहौल हरियाणा लोकसभा में देख लीजिए आज के दिन है। तो उस दौर में जब मैडम गई हैं, मैडम ने कभी ये दावा नहीं किया किरण चौधरी ने जी कि वो राजनीति की चाणक्य हैं। अगर वो चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू ना होती तो शायद वो जिला परिषद की मेंबर भी नहीं बन पाती। तो शाम से हमेशा उन्होंने चुनाव लड़े हैं। जिस 8-10 सीटों पे जो बंसीलाल जी का प्रभाव क्षेत्र होता था, उसको उन्होंने एक तो शाम तक सीमित कर दिया है। और अब तो पार्टी छोड़ने के बाद पता नहीं तो शाम भी उनके पास रहेगा या नहीं रहेगा। जिस तरह की राजनीति किरण चौधरी ने की है, उन्होंने तो ठसक की राजनीति की है। उन्होंने हुड्डा को, मतलब बहुत लंबे समय से हुड्डा को कुछ कह दिया, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से रेयरली इस बारे में जवाब आता है।
अब जिसका जो स्टाइल होता है राजनीति करने का वो बीजेपी में चली गई है। अब अगर वो या कांग्रेस के बारे में या हुड्डा के बारे में कहते तो उसका वो वेट नहीं होगा, क्योंकि विरोधी तो कहेगा ही। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो जिस पार्टी में गई हैं वहां तो ठसक किसी की भी नहीं चलती। वहां तो या तो चलती है मनोहर लाल जी की, या वहां चलती है अमित शाह जी की या नरेंद्र मोदी की। बाकी तो सारे शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं वहां पे। वहां ठसक की तो बात छोड़ो, ऊंची आवाज में आप बात भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने तो राजनीति उनकी जो है इसी तरीके से की है, अब करी है। अब क्या उन्होंने इस पे काम नहीं किया? ये पॉलिटिकल जो लोग होते हैं जी, ये अपने आप को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं चीजों में। ये शेर से कब बकरी बन जाते हैं इनको, इनके प्रशंसकों को पता भी नहीं चलता। कभी आपने याद हो कुलदीप बिश्नोई भी ऐसे ही दहाड़ा करते थे। आज वो मिमिया रहे हैं। तो किरण चौधरी भी सीख जाएंगी धीरे धीरे। ये अनुशासित पार्टी है, सबको ठीक कर लेती है ना। कोई कितना बड़ा तुरम खाओ, बीजेपी में जाके उसका कोई तुरम बचती नहीं है बेचारे की। मैडम का भी यही हाल होगा। अभी तो ये देखना है कि तोसाम की जनता उनको चुनती है या हराती है, क्योंकि माहौल अभी वहां पे बहुत मैडम के खिलाफ बना हुआ है। बिल्कुल बना, जैसे आपने कहा कि एक तरह सीजनल नेता या संडे वाली नेता है। दिल्ली से आती है, संडे भी नहीं, मेरे ख्याल से मंथली नेता, वो महीने में एक बार आती थी। और चलो वो जो उनका डिसीजन रहा हुआ, एक ये र्यूमर ये भी उड़ रहा है कि उनको राज्यसभा में कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि मैं नहीं मानता कि बीजेपी में ऐसा कुछ। देखिए बीजेपी में शर्तों के साथ तो कोई जाता नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है जो बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर ले। लेकिन मैडम को ज्वाइन कराने अमित शाह आ रहे हैं और राज्यसभा की सीट खाली है। कहाँ? दिल्ली में ज्वाइनिंग होनी है। दिल्ली में ज्वाइनिंग होगी, राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, तो किसी ना किसी को तो भेजना है। और जो नंबर्स हैं वो बीजेपी के पास हैं, नंबर्स में बीजेपी पीछे नहीं है। तो 2 साल का समय है, भगवान करे किरण चौधरी जी को राज्यसभा भेज दिया जाए। कम से कम उनकी 2 साल की पॉलिटिकल जिंदगी तो और बचेगी। लेकिन श्रुति का क्या हुआ? क्योंकि श्रुति तोसाम जी, तोसाम इनकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। ये लोग हुड्डा पे आरोप लगाते हैं कि हुड्डा अपने बेटे को सेट कर रहा है। अपने बेटा बेटी को सेट कौन नहीं कर रहा है ये बताइए? कौन सा ऐसा नेता है जो अपने बेटा बेटी को सेट नहीं करने में लगा हुआ? तो मैडम को जब हुड्डा पे आरोप लगाती हैं तो उनको ये भी तो देखना चाहिए कि आप भी तो अपनी बेटी को सेट कर रही हो। कुलदीप बिश्नोई ने अपना बेटा सेट किया। 30 सीट हरियाणा में ऐसी हैं जी जहां हर नेता अपने बेटे बेटी को ही सेट करता है, चाहे राव इंद्रजीत हो, कोई भी हो, राव इंद्रजीत हो, सब। आप जितने बड़े नेता का नाम ले, अब कह रहे हैं कुलदीप शर्मा भी बीजेपी में जा रहे हैं। सुनने में कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य को सेट कर रहे हैं। जी जी जी। विनोद शर्मा ने अपना बेटा कार्तिकेय को सेट किया। हर कोई हरियाणा की राजनीति में हरियाणा की प्रायोरिटी किसी की नहीं है, या जिसकी है भी वो भी अपना बेटे को बेटी को सेट कर रहा है। पॉलिटिक्स एक उद्योग है सर, और ये अपना जो स्टेक्स है इसमें सारे के सारे लोग बरकरार रखते हैं। देवेंद्र जी, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो किरण चौधरी एक तरफ राव दान सिंह के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट दे रही थी कि उनको राजनीतिक नुकसान हो, लेकिन दूसरी तरफ शैलजा की मदद करी थी और शैलजा के वो चुनाव प्रचार में भी गई थी। और कुछ दिन पहले भी उन्होंने शैलजा जी की तारीफ की थी, और शैलजा भी उनका जो है ना वही भाषा बोल रही थी जो किरण चौधरी बोल रही थी। तो क्या हम ये भी माने कि इनका बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं शैलजा को पता था, या फिर वो भी कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं? शैलजा जी को एक मामले में आप बड़ी नेता तो मान सकते हैं कि ये कहते हैं एसआर के ग्रुप है। तो एसआर के ग्रुप में चाहे रणदीप हो चाहे किरण हो, दोनों ने शैलजा को अपना नेता स्वीकार कर लिया था। यानी कि इनसे तो बड़ी नेता शैलजा है। तो बड़ी नेता हैं तो उनके गुण भी इनको गाने पड़ेंगे। किरण चौधरी जी दोनों हाथों में लड्डू रख रही थी, उधर से वो धर्मवीर सिंह की मदद कर रही थी, इधर से शैलजा जी की मदद कर रही थी। लेकिन अब कांग्रेस में जो राहुल गांधी हैं उन्होंने ये मान लिया है कि जिसको जाना है चला जाए। कल को भूपेंद्र हुड्डा भी जाना चाहे तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को जाने की जरूरत नहीं, उनके जो धुर विरोधी हैं उनके तो पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके तो कहना सूत आ रही है, हर चीज आ रही है। तो आप पे जान लग रही है उन्हें जरूरत के है। तो धीरे धीरे ऐसे लग रहा है अकेले खुद ही बच जाए। किरण के जाने से एसआर के ग्रुप जो है वो कमजोर तो हो जाएगा। अब एसआर के ग्रुप ऑलरेडी कमजोर है सर। एसआर के ग्रुप में अगर कोई मजबूत नेता है तो वो शैलजा हैं, और शैलजा जी को भी भूपेंद्र हुड्डा के बराबरी करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। आज हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौता ऐसा आदमी है जिसके पास 10-12 सीटें जिताने का दम है।
जी। कम से कम पुराना रोहतक उनके साथ है। अगर शैलजा जी पुराने हिसार को साध ले तो वो एक बराबर खड़ी होती हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये देखिए, आज गर्मी पड़ रही है, चुनाव में 4 महीने हैं, ये नेता हैं कहाँ सारे के सारे? क्या ये फील्ड में हैं या ये दिल्ली में बैठे हुए हैं? तो जो आदमी आज दिल्ली में बैठा हुआ है वो अपना नुकसान कर रहा है। गर्मी सर्दी का छोड़ के इनको जनता के बीच जाना चाहिए 3 महीने तक। अब ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों से कनेक्टिविटी इनको करनी चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस में 2 ही धड़े बच गए हैं, एक धड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और एक धड़ा शैलजा का है, 2 ही गुट हैं। आप भिवानी से आते हैं, आपका गांव भी वही है, आपने पत्रकारिता भी वहाँ पे लंबे समय से की है, फिर आप हिसार आए, रोहतक आए, बाकी जगह आपने किया। तो शाम के अंदर जैसा आपको तो पता ही है कि वहाँ धर्मवीर भी जो तोसाम असेंबली सेगमेंट है उस पर उसकी नज़र, उसका भाई की या जैसे भी है तोसाम पर इन्फ्लुएंस है। अब ऐसे में किरण चौधरी या उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिलती है तो अब बीजेपी उसको कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि क्लेमेंट इसके धर्मवीर गुट भी है और किरण तो फिर नहीं। अब ऐसा मुझे लगता है कि धर्मवीर सिंह जी को लोकसभा में भेजने के लिए किरण चौधरी जी से ऑलरेडी डील हो गई थी उनकी कि मैं बीजेपी में आऊँगी और आप मेरे मदद यहाँ पे करना। तो उनका मकसद था लोकसभा में जाना, वो लोकसभा पहुँच गए हैं। किरण चौधरी जी विधानसभा जाएं, इस बात में धर्मवीर जी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब तो सामने किरण चौधरी की मदद धर्मवीर जी करेंगे। जो बदला एहसान है वो एहसान चुकाने का समय है। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सिंपल मैथ बना दिया। लेकिन हरियाणा की जो राजनीति है सबको पता है, अगर आप केंद्र में मंत्री नहीं है तो हरियाणा की राजनीति का जो मजा है, जो आप अपने वर्कर्स के काम करा सकते हैं वो विधानसभा पहुंच के ही करा सकते हैं। कोई मंत्री पद भी मिल सकता है या आपका एक क्लाउड जो है वो डेवलप हो सकता है। तो आपको लगता है ये इतनी फेयर डील उनके पास बहुत सारे हल्के हैं। धर्मवीर जी को अगर अपना बेटा भी सेट करना है तो जरूरी नहीं तो शाम वो कहीं और से भी कर सकते हैं, वो भिवानी से भी कर सकते हैं, वो महेंद्रगढ़ के 4 हल्कों में से भी कोई हल्का आ सकते हैं, वो सोना तक जा सकते हैं। धर्मवीर सिंह जी को अगर अपने बेटे का पॉलिटिकल करियर सेट करना है तो वो तोसाम अकेले पे आश्रित नहीं है। किरण चौधरी जी अकेले तोसाम पे आश्रित हैं। किरण चौधरी जी तोसाम को छोड़ के कहीं नहीं जीत सकती। तो जब चौधरी धर्मवीर सिंह जी की मदद करने की लोकसभा में बात आई थी, निश्चित तौर पे ये डील हुई होगी कि आप हमारी मदद कर दो तोसाम से, तोसाम में फिर आप आराम से जैसा चाहो वैसे कर। आज के दिन बीजेपी के अंदर भजनलाल परिवार भी है, देवीलाल परिवार के रंजीत चौटाला भी हैं, दुष्यंत चौटाला, सारे लाल परिवार 4.5 साल सरकार चलाई। अब बंसीलाल परिवार भी आ गया, इसकी कसर थी वो कल शायद पूरी हो जाएगी। तो हो गई वो कसर पूरी। कहते हैं ना, नदियां नाले सब जाके समुद्र में समाहित हो जाते हैं। तो हरियाणा के जितने लाल परिवार हैं ये जाके मनोहर लाल में समाहित हो गए हैं। तो एक मायने में मनोहर लाल जी हरियाणा की राजनीति के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री मैं उनको कहूँगा। 9.5 साल बंदे ने राज किया, एक छत्र राज किया। चौधरी देवीलाल के परिवार को अपने झंडे के नीचे लेके आए, चौधरी भजनलाल परिवार को अपने झंडे के नीचे ले आए और अब चौधरी बंसीलाल परिवार उनकी जय बोलेगा। अब केंद्र में मंत्री हैं, बहुत पावरफुल मंत्री हैं। हरियाणा की सरकार रिमोट से चला रहे हैं, सबसे सफलतम मुख्यमंत्री हैं। ऐसा ना कोई लाल परिवार नहीं कर पाया, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा कर पाया। भूपेंद्र हुड्डा भी 10 साल मुख्यमंत्री थे, लेकिन किरण चौधरी भी उनको आंखें दिखाती थी, अजय यादव भी उनको आंखें दिखाता था, राव इंद्रजीत भी उनको आंखें दिखाता था। हालांकि ये लोग, इनमें से बहुत सारे लोग पार्टियां छोड़ गए, लेकिन एक छत्र राज भूपेंद्र हुड्डा का भी नहीं रहा। अब मेरे 2 सवाल हैं। एक समय ऐसा था, आपको याद हो, चूंकि आप भिवानी से संबंध रखते हैं, जब बंसीलाल जी का आखिरी समय था, एक रैली हुई थी जब उन्होंने विलय किया था कांग्रेस के अंदर अपने हवीपा का। तो उस समय बंसीलाल जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था श्रुति को लेकर के, तो हुड्डा साहब ने श्रुति के सिर पे हाथ रखा था कि भाई राजनीतिक तौर पे मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं बेटी मानता हूं। वो एक रैली भी हुई थी। तो लेकिन उसके बाद फिर इनके रिश्ते बिगड़ते गए और सारी चीजें होती गई। देखो, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। एक दौर तो वो भी था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी बंसीलाल से 2 मिनट मुलाकात करने के लिए उनके विजयनगर में घंटों बैठे रहा करते, सिगरेट फूकते रहते थे वहां पे। तो दौर बदलता है जी आदमी। आज इसका समय चल रहा है, आज कल उसका समय चल रहा है। तो वो दौर अलग थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राइज किया अपनी पॉलिटिकल लाइफ में, और एक दौर वो आया जब चौधरी बंसीलाल को ये कहना पड़ा कि मेरी पोती का ध्यान रखना।
तो अब समय बदल चुका है जी। अब तो हुड्डा साहब भी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और किरण चौधरी जी भी सत्ता के लिए संघर्ष कर रही हैं, जो भजनलाल का परिवार भी सत्ता के लिए संघर्ष। अब तो ये संघर्षशील लोग हैं, इनमें अगर कोई मजे ले रहा है तो मनोहर लाल जी ले रहे हैं, बाकी तो ये संघर्षशील प्राणी हैं सारे के सारे। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि किरण के जाने के बाद, श्रुति के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में तोसाम की सीट पर अब किसकी नजर है? मुझे लगता है निश्चित तौर पे तोसाम में कांग्रेस पार्टी के 2 कैंडिडेट के नामों पे चर्चा होगी। एक अनिरुद्ध के नाम पे होगी, अनिरुद्ध चौधरी। हाँ, उसने ऑलरेडी अपनी सक्रियताएं वहाँ पे बढ़ा रखी हैं। और एक कमल सिंह प्रधान के नाम पे चर्चा होगी। और इसके अलावा इस चुनाव में जो लोग आदमी चर्चा में थे उनमें से एक आईएएस थे युद्धवीर सिंह खैलिया जी, खैलिया साहब, उनके बेटे हैं संजीत खैलिया। उन्होंने चौधरी ये जो रावदान सिंह है इसकी भरपूर मदद की थी और मेरी जो जानकारी में है उसने अपना चुनाव प्रचार ऑलरेडी वहाँ पे शुरू कर रखा है। तो ऐसा नहीं कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस के पास भरपूर कैंडिडेट है वहाँ पे। और मुझे लगता है जितना अननोन सा चेहरा कोई आएगा जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय ना हो, वो आराम से मैडम को इस बार फर्टाइल पोजीशन है वहाँ पे। जी, जहाँ तक अनिरुद्ध की बात है तो बंसीलाल का कनेक्शन समझ में आता है, लेकिन जहाँ तक बात है संजीत की और आपने कमल प्रधान जी को बताया, उनका तोसाम से कोई संबंध है? देखिए, कमल प्रधान जी तोसाम के खरकड़ी गांव के। अच्छा, तोसाम उनके पिताजी चौधरी बंसीलाल के सामने हमेशा चुनाव लड़ते रहे और एक बार तो 400-500 वोटों से काफी सामाजिक व्यक्ति हैं कमल जी। आज भी कमल जी का, किरण चौधरी का हो सकता है गाँव में मतलब जो वर्कर है यूं का यूं हो जाए, लेकिन कमल प्रधान का वर्कर कभी इधर से उधर नहीं होता क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रिश्ते कमाए हैं। ये अलग बात है कि बंदा पॉलिटिकली राइज नहीं कर पाया ज़्यादा, लेकिन कमल प्रधान जी आज भी तोसाम हल्के के सर्वप्रिय व्यक्ति हैं। हो सकता है कि वो सबको एक मौका देता है भगवान, हो सकता है उनके लिए मैं भी ये, मुझे जिस तरीके का ये फेयर हो रहा है मुझे तो लग रहा है कि उनका टाइम आने वाला है। अच्छा, संजीत के बारे में बताओ, संजीत का क्या कनेक्शन? संजीत का कनेक्शन ये है कि वो कांग्रेस पार्टी में है, तोसाम हल्के से उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं, वो वहाँ से तैयारी कर रहे थे, ऑलरेडी कर रहे थे। रावदान सिंह को टिकट मिली तो रावदान सिंह के तोसाम हल्के में कैंपेन का पूरा कार्यभार जो था वो संजीत ने संभाल रखा था और संजीत के इस कंट्रीब्यूशन को रावदान सिंह ने भी रिकॉग्नाइज किया और रावदान सिंह ने ही उनको कहा कि, क्योंकि ये खबर रावदान सिंह, मुझे 10 दिन पहले से ये खबर है, तो ये जब रावदान सिंह को ये पता चला कि मैडम जा रही हैं तो उन्होंने ऑलरेडी संजीत खैलिया को कहा कि आप तोसाम में तैयारी करो, मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करूंगा। तो इसके अलावा भी 3-4 कैंडिडेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं। कांग्रेस के लिए देखिए सबसे ज्यादा मुसीबत की स्थिति पिछली बार भाजपा में थी, एक सीट पे कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे। इस बार कांग्रेस के लिए है ये सिचुएशन, हर सीट पे कांग्रेस के पास कैंडिडेट की भरमार है, उनको उसमें से बेस्ट छांटना है। तभी तो हुड्डा साहब कह रहे हैं सर्वे होगा, सर्वे पे दूंगा टिकट। वो इसलिए वो ये बात क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टिकट तो एक को मिलनी है, नाराज 4 होने हैं, तो उनको कैसे मनाऊंगा। जी, तो आपको लगता है कि किरण का बीजेपी में जाना, शैलजा को भी इसका आभास होगा क्योंकि काफी करीबी है? मुझे नहीं लगता कि शैलजा से बिना बातचीत किए उन्होंने ये फैसला लिया होगा, शैलजा जी को बताया होगा इस बारे में और शैलजा जी इस चीज़ को राहुल गांधी के सामने जब भी बात होगी भुनाएंगे इसको कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हमारी इतनी बड़ी नेता पार्टी छोड़ के चली गई। तो हारे हुए प्यादे से भी कई बार है ना बाजी जीती जा सकती है। हाँ, उनकी तो कोशिश रहेगी, लेकिन किरण चौधरी की और शैलजा की भाषा एक ही जैसी थी, जैसा बिल्कुल पिछले दिनों वो रोज जो आदमी रोज बातें करता है, अब हम दोनों रोजाना मिलते हैं तो हमारी भाषा तो एक जैसी होगी। अच्छा, रावदान सिंह का हारना, फिर किरण चौधरी का हारना, हालांकि आपने इसका जवाब दे दिया है कि जनता ऐसे मूड में, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जाए ना, तो एक बार तो लोग ढूंढ के कांग्रेस। मुझे कांग्रेस का एक ही डर लगता है, कांग्रेस कहीं सेल्फ गोल ना कर ले, क्योंकि जब आदमी को इतना उत्साह में होता है ना, कई बार वो खुद की उसमें गोल पोस्ट में गोल बॉल डाल देता है। तो ये जो कांग्रेसी हैं इनको थोड़ा संयम बना के चलना पड़ेगा। बस कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है, कांग्रेस टिकटें देती है कोटा सिस्टम पे। ये सर्वे की बात कर रहे हैं, अगर ये वास्तव में सर्वे की बात कर रहे हैं तो इनकी सरकार को कोई टाल नहीं सकता। और अगर इन्होंने कोटा सिस्टम लागू किया, अब आप ये देखिए कि 13 जो कांग्रेस के विधायक हैं वहां से कांग्रेस हारी है। कैसे आप उन लोग विधायकों को टिकट दे दोगे? उनमें से किरण चौधरी भी एक है। तो जहां जहां लोकसभा में कांग्रेस हारी है, उस विधानसभा क्षेत्र में अगर कांग्रेस का विधायक था, उसको टिकट देने का कोई औचित्य नहीं बनता है, चाहे वो कोई भी हो।
तो रावदान सिंह के उससे भी महेंद्र रावदान सिंह जी को भी नहीं देनी चाहिए कायदे से। हाँ, अगर इस क्राइटेरिया में वो आते हैं तो उनको क्यों दी जाए टिकट। अगर किरण चौधरी की टिकट कटना तय थी, किरण चौधरी की टिकट कटना तय थी, मैं आपको बता रहा हूँ जी। बाबरिया जी ने ऑलरेडी इनको बोल दिया था। एक वो कार्तिक शर्मा का राज्यसभा वाला जो इशू हुआ, बिल्कुल आज के दिन 2 लोगों की इंटीग्रिटी डाउटफुल है कांग्रेस में, पूरी कांग्रेस में। किरण जी तो चली गई, एक है दूसरे रणदीप जी। और देखना यह है कि रणदीप, आज भी अशोक वानखेड़े ने अपना एक वीडियो डाला है, तो सुरजेवाला जी का अगला जो टारगेट वो है, विकेट कहते हैं कांग्रेस में, वो सुरजेवाला जी हो सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लग रहा है वो अच्छे समय का वेट कर रहे हैं, वो धैर्यवान है, धैर्य रखे हुए हैं कि मेरा वक्त सुधरेगा। जी, ठीक बात है। अच्छा, एक सवाल और, मैं बिल्कुल इंटरव्यू को रैप अप करने के लिए मैं किससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस ने, मतलब अब लगभग ये माना जा रहा है कि जिस तरह का मोमेंटम कांग्रेस ने पा लिया है, अब कांग्रेस को जब तक यह सेल्फ गोल ना करे, कांग्रेस हर हाल में हरियाणा में कम से कम एक बार सरकार बनाएगी। बिल्कुल जी, वो सरकार चले कितनी, कैसी होएगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये अलग बात है। लेकिन आज के दिन अगर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है तो फिर ये समझो कि कांग्रेस पार्टी कभी सरकार नहीं बना सकती हरियाणा में। सबसे अच्छी फेवरेबल पोजीशन पे आज के दिन कांग्रेस खड़ी है। और क्या ऐसा जो सीएम का चेहरा है, मुझे लगता है कि हाई कमांड कभी भी अनाउंस नहीं करेगा हरियाणा में खास करके कि कौन है। हालांकि उन्होंने थपकी हुड्डा साहब को दे, हुड्डा साहब को भी लग रहा है, हुड्डा साहब के समर्थकों को भी लग रहा है, लेकिन लोगों को सीएम से कोई मतलब नहीं है जी। ये सिर्फ आप पुराने रोहतक में आप जाएंगे तो ये लोग कहते हैं हुड्डा साहब, हिसार वालों को कोई मतलब नहीं है कोई सीएम बनो, उनको वोट कांग्रेस को देनी है। तो हरियाणा प्रदेश में आप कहीं भी चले जाइए, सीएम से कोई मतलब नहीं उन लोगों को तो वो एक सांग था ना, एक सांगी बहुत बुरा गा रहा था, घंटा 2 घंटा 5 घंटे हो गए, धीरे धीरे सारे लोग उठ के चले गए, एक आदमी बच गया, बस लठ लिए वो स्टेज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो वो बेचारा सांगी था जो गाने था, वो डर गया, बोला भाई क्या बात है, बोला तू गाता रहा भाई, मैं तो उन्हें देखूंगा जो तेरे लेके आया था। तो ठीक बात है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह का क्या बनेगा, क्योंकि उनके भी पंजे अब तक लग, वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत लंबी चौड़ी महत्वाकांक्षाएं अपनी रखी नहीं है। ब्रजेंद्र सिंह जी को उचाना से टिकट दिलानी है कांग्रेस की, और उनको मोस्ट लाइकली मिल भी जाएगी, संभावना तो इसी बात की है। बाकी राजनीति में पता नहीं, आजकल टिकट कटने के दौर है, किसकी कट जाए किसको मिल जाए पता तो चलता नहीं। ब्रजेंद्र को कांग्रेस की भी टिकट मिल रही थी, लोकसभा की मिल रही, श्रुति को भी मिल रही थी। तो अब ये दौर कटने का ज्यादा, यहाँ अब मिलने की चर्चा होती ही नहीं किसको क्या टिकट मिली, अब तो टिकट कटने की ज्यादा चर्चाएं होती हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी टिकट तो ले ही लेंगे, हाँ, इतने तो सीनियर नेता हैं पुराने। और ब्रजेंद्र को जितना हम जानते हैं या जितना मैं ऑब्जर्व उनको कर पाया हूँ, अगर वो कहीं मंत्री वगैरह भी बनते हैं हरियाणा सरकार में तो बहुत अच्छे मंत्री साबित होंगे। मतलब वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आदमी, उनके पास देखो वो लफबाजियां तो है नहीं, हाँ, जो और नेताओं के पास होती हैं। वो साइलेंट रहते हैं वो आदमी, पर काम अच्छा करता है, हाँ, डिजर्व करता है, परफॉर्मेंस पे उसका उनका यकीन है। तो अगले विकेट किसकी मान सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से अगर जाएगी तो कोई? इन कुलदीप शर्मा जी का नाम सुनने में, कुलदीप शर्मा, क्योंकि वो चाणक्य को टिकट नहीं मिली। देखो राजनीति में और पत्रकारिता में या ब्यूरोक्रेसी में ये थैंकलेस जॉब होती हैं। आप एक आदमी के 20 काम कर दो, अगर 21वां नहीं कर पाए तो 20 आपके जीरो हो जाएंगे। तो कुछ पैसे ऐसे हैं सर ये कि आज कुलदीप शर्मा जी के लिए चाहे हुड्डा ने कितने कुछ किया हो, पर बस ये टिकट नहीं दिलाई तो हुड्डा कुछ नहीं। तो ये वाली जो सोच है पॉलिटिकली, इसलिए तो पॉलिटिकल लोग थोड़ी मोटी चमड़ी के हो जाते हैं, वो लोगों के काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। उनको पता है लोगों को वोट देना होगा तब देंगे, नहीं देना होगा तब नहीं देंगे। तो हुड्डा साहब भी वैसे ही नेचर के हो चुके हैं। कुलदीप शर्मा जाए तो जाए, उनके पास टिकट थी और ऑलरेडी उन्होंने निर्मल रानी के हस्बैंड सुरेंद्र की मदद ली इस चुनाव में अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। जितेंद्र मलिक वेटिंग में है और वो जीत भी जाएंगे उनको टिकट मिलती है तो। जितेंद्र मलिक मोस्ट प्रेफरेबल कैंडिडेट है वहाँ पे लोगों की पसंद का, और वो कांग्रेस पार्टी में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो ये चला जाए तो बढ़िया है उनके लिए, तो रास्ता खाली हो जाएगा जी। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें हमने बातचीत की कि कांग्रेस की सीनियर नेता
किरण चौधरी जो कि बंसीलाल परिवार से आती हैं, उनकी लीगेसी को रिप्रेजेंट करती हैं, वो कल बीजेपी में फॉर्मली उनको इंडक्ट किया जाएगा। अमित शाह या नरेंद्र मोदी, जो भी बात चली वो कल हमें पता लग जाएगा। धर्मेंद्र जी, आपने हमें समय दिया, डिटेल में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।